आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के पार्ट 1 इतिहास के अध्याय नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसके सभी अतिलघुत्तरी प्रश्नों को हम एक साथ देखते हैं और इसके बाद आप लोगों को विकल्प और लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आइए बिना रुके हम चैप्टर नंबर 1 इतिहास के सभी अतिलघुत्तरी प्रश्नों को एक साथ देखते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रेडरिक सारियू कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फ्रेडरिक सारियू फ्रांस का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। यदि आप इतना भी लिख देते हैं तब भी उत्तर सही है। उसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी जिसमें एक ऐसे सपनों के संसार को दर्शाया गया था जो जनतांत्रिक एवं सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। यदि यह प्रश्न आता है फ्रेडरिक सारियू कौन था, तो उत्तर लिखेंगे फ्रेडरिक सारियू फ्रांस का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। अगला क्वेश्चन है कल्पनादर्श यानी यूटोपिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कल्पनादर्श यूटोपिया का शाब्दिक अर्थ उस समाज की कल्पना से है जो इतना अधिक आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। क्वेश्चन में या तो कल्पनादर्श दे देगा या तो केवल यूटोपिया पूछ लेगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने कौन कौन से कदम उठाए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सामूहिक पहचान की भावना को उत्पन्न करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया और इसमें 2 और है, एक और काट दीजिए, और एक नया फ्रांसीसी ध्वज चुना। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई? उत्तर होगा फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा उठाए गए किन्हीं 2 कदमों का उल्लेख करें जिन्हें फ्रांस के लोगों ने एक सामूहिक पहचान की भावना बनाए रखने के लिए आरंभ किया था। इसका उत्तर ध्यान से समझिएगा। सामूहिक पहचान की भावना को बनाए रखने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा उठाए गए 2 कदम इस प्रकार हैं, इसे आप ध्यान से समझिए। पहला है उनके द्वारा एक नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा चुना गया जिसने पहले के ध्वज का स्थान ले लिया। दूसरा है उनके द्वारा एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया था। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अतिलघुत्तरी का है लेकिन यह लघुत्तरी में भी प्रश्न आ सकता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। नेपोलियन संहिता क्या थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको टिक लगा लीजिएगा। 1804 की नागरिक संहिता नेपोलियन द्वारा बनाई गई थी जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। इस संहिता के माध्यम से जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। इसमें कानून के समक्ष सभी को समान माना गया था। इसके अतिरिक्त इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को भी माना गया था। अब अगला प्रश्न है 19वीं सदी के उदारवाद की विचारधारा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर है 19वीं सदी के उदारवाद की विचारधारा की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है उदारवादी विचारधारा की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि इसके अनुसार सभी को कानून के समक्ष माना गया था, साथ ही सभी के लिए आज़ादी आवश्यक मानी गई थी। और दूसरा है राजनीतिक दृष्टि से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर बल देता है जो सबकी सहमत से बनी हो। यानी उदारवाद वह होता है जिसमें जो सरकार बनता है वह सबकी सहमति से बनती है। अगला क्वेश्चन है वियना की संधि क्या थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अति और लघु दोनों में आ सकता है। 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, पर्सा एवं ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने एक साथ मिलकर नेपोलियन को परास्त किया था उसके प्रतिनिधि वियना कांग्रेस में एकत्रित हुए। उनका उद्देश्य समस्त यूरोप के लिए समन्वित रूप से एक समझौता करना था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता
ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वियना सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के प्रतिनिधियों ने 1815 ईस्वी में एक संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि को ही वियना संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि का एक प्रमुख लक्ष्य उन सभी बदलावों को समाप्त करना था जो नेपोलियन के साथ हुए युद्धों के समय किए गए थे। वियना की संधि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है 1815 ईस्वी की वियना कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। हम लोग अभी अभी पढ़ चुके हैं इस प्रश्न के उत्तर को। 1815 ईस्वी की वियना कांग्रेस का प्रतिनिधित्व ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख के द्वारा किया गया था। यह वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 1832 ईस्वी की कुस्तुनतुनिया की संधि क्या थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1832 ईस्वी की कुस्तुनतुनिया की संधि में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इससे पूर्व यूनान ऑटोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था। इसके बाद जो प्रश्न है यानी 11वां प्रश्न जो कि हर साल पेपर में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिए। किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका उत्तर होगा यह जो कथन है वह ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने कहा था। इनका पूरा नाम ड्यूक मेटरनिख था। अगला प्रश्न है 1832 ईस्वी की संधि का नाम बताएं जिसने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी थी। कुस्तुनतुनिया की संधि ही वह संधि थी जिसने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उस घटना का नाम बताएं जिसने 1830 से 1848 में यूरोप के पूरे शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। इसका उत्तर है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम वह घटना थी जिसने 1830 से 48 में यूरोप के पूरे शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर टिक लगा लीजिए। रूमानीवाद क्या था। उत्तर है रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य यूरोप की जनता में एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करना था। रूमानीवाद यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन है योहान गॉटफ्रीड कौन था। यह प्रश्न आपका वेरी इंपॉर्टेंट है और लघु में पूछ सकता है। योहान गॉटफ्रीड कौन था। उत्तर होगा योहान गॉटफ्रीड एक सुप्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक था। उसके द्वारा यह दावा किया गया था कि सच्ची जर्मन संस्कृति जर्मनी के आम लोगों में निहित है। अगला प्रश्न है पर्सा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ ने फ्रैंकफर्ट संसद को अस्वीकार क्यों कर दिया था। उत्तर है पर्सा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ ने फ्रैंकफर्ट संसद को इसलिए अस्वीकार कर दिया था क्योंकि इस संसद के सदस्यों ने एक ऐसे संविधान का प्रारूप तैयार किया जिसकी अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। अगला प्रश्न है उस प्रमुख मंत्री का नाम बताएं जो जर्मनी के एकीकरण का निर्माता था। इसका उत्तर है ऑटो वान बिस्मार्क। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑटो वान बिस्मार्क। अगला प्रश्न है उस प्रमुख मंत्री का नाम बताएं जो जर्मनी के एकीकरण का निर्माता था। यह प्रश्न 2 बार हो गया है, तो इसका जो उत्तर है वह ऑटो वान बिस्मार्क था। इसके पहले हम लोगों ने इसका अध्ययन किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न 1871 ईस्वी में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था। उत्तर होगा 1871 ईस्वी में जर्मनी का सम्राट पर्सा के राजा विलियम प्रथम को घोषित किया गया था। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है यंग इटली क्या था। उत्तर होगा यंग इटली एक ऐसा गुप्त संगठन था जिसका गठन ज्यूसेप्पे मेज़्ज़िनी के द्वारा
इटली के एकीकरण हेतु किया गया था? यह प्रश्न विकल्प के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण के प्रमुख निर्माता कौन थे? तो इटली के एकीकरण के प्रमुख जो निर्माता थे उनमें ज्यूसेप्पे मेस्सीनी, काबूर और इटली का शासक विक्टर था। इन सभी ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, एक्ट ऑफ यूनियन से क्या तात्पर्य है? यह प्रश्न लघु में आएगा। उत्तर होगा 1707 ईस्वी में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मध्य एक्ट ऑफ यूनियन का गठन हुआ। इस एक्ट के परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन हुआ। इसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड ने व्यवहारिक रूप में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? यह किस बात का प्रतीक था? इसका उत्तर होगा जर्मन राष्ट्र का रूपक जर्मेनिया थी। उसे बलूत के वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहने दिखाया गया था। जर्मनी में बलूत के वृक्ष को बहादुरी का प्रतीक माना जाता था। अगला प्रश्न है, मारियान से आपका क्या तात्पर्य है? उत्तर होगा मारियान एक ऐसा नारी रूप था जिसने फ्रांसीसी लोगों के राष्ट्र का प्रतीकात्मक रूप से प्रतिनिधित्व किया। मारियान की प्रतिमाएं फ्रांस के सार्वजनिक चौराहों पर स्थापित की गई थी, जिससे फ्रांस के लोगों को इस प्रतीक के माध्यम से राष्ट्रीय एकता का स्मरण होता रहे। अगला प्रश्न है, जर्मेनिया से आप क्या समझते हैं? जर्मेनिया जर्मनी में जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई थी। उसे चित्रों एवं प्रतिमाओं में बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहने हुए दिखाया गया है। जर्मनी में इसे बहुत अधिक प्रसिद्ध यानी लोकप्रिय माना जाता है। अगला प्रश्न है, यूरोप का कौन सा क्षेत्र बाल्कन के रूप में जाना जाता है? यह प्रश्न परीक्षा में बहुत अधिक आता है। उत्तर होगा काला सागर और एड्रिएक सागर के बीच में आने वाला विस्तृत क्षेत्र, जिसमें रोमानिया, अल्बेनिया, ग्रीस, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवानिया, सर्बिया और मॉन्टेनीग्रो सम्मिलित है। बाल्कन क्षेत्र के रूप में इन्हीं सबको जाना जाता है। ये समस्त राज्य किसी समय ऑटोमन साम्राज्य के ही भाग थे तथा यहाँ निवास करने वाले लोगों को स्लाव कहा जाता था। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवादी तनाव के क्या कारण थे? तो इसका उत्तर होगा रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी जैसे देश बाल्कन पर अन्य शक्तियों के आधिपत्य को कमजोर करके बाल्कन क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। यानी ये सभी देश वहां पर अपना कब्जा करना चाहते थे और जो देश पहले से कब्जा किए हुए थे उनको भगाना चाहते थे। तो इसी तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियो आप सभी लोग पाते रहें, क्योंकि इसमें अति लघुत्तरी के सभी 2600 प्रश्नों को दर्शाया गया है उत्तर सहित। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसी तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियो आप सभी लोग पाते रहें। अगले वीडियो में आप सभी लोगों को विकल्प प्रोवाइड कराया जाएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।